मनोर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दुर्लभ बीमारी गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम बीमारियों का इलाज, उच्च जोखिम वाली बीमारियों का कल्याण कर्नाटक के डॉक्टरों से इलाज। कलबुर्गी के मनोर हॉस्पिटल में सभी बीमारियों का सफल इलाज। मनोर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, रिंग रोड, कालाबुरागी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। समर्थ नाम का एक 14 वर्षीय लड़का, जिसने शुरू में हाथ पैर में कमजोरी विकसित की और धीरे धीरे ऊपरी अंगों तक पहुंच गई। इसके कारण मरीज को चलने में दिक्कत होती थी और वह अपना सिर नहीं उठा पाता था। सांस लेने से श्वसन संबंधी परेशानी होती है। अस्पताल के जनरल मेडिसिन डॉक्टर श्रीकांत एके ने कहा कि भर्ती के समय मरीज को कोई मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं था और फिर उसे IVIG इम्यूनोग्लोबिन उपचार दिया गया। एक ऐसे रेयर डिसीज गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम, ये अर्ली डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स मनोर हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हुआ है एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। एक सक्सेसफुल जर्नी पेशेंट का जो डे 1 से लेके आज डे ऑफ डिस्चार्ज है, उसकी ये कहानी है। 1 लाख लोगों में एक शख्स को होता है ये गुइलेन-बर्रे डिसीज़। इसका डायग्नोसिस ही वेरी रेयर होता है, क्योंकि ये टेस्ट कर दिया तो पता चल गया, ऐसा नहीं रहता है। ये इसमें मेजर 70 to 80% क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, मतलब कि डॉक्टर को चेक करना होता है। जैसे पहले बताते थे कि नाड़ी पकड़कर देखने से पता चलता है, तो उस तरीके का ये डिसीज़ है कि यू हैव टू डू ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि पेशेंट को जो है ना क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट योर डायग्नोसिस। तो 70% पेशेंट्स में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही जो है पता चलता है। उसके बाद एक CSF एनालिसिस होता है, फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि हाँ ये गुइलेन-बर्रे डिसीज़ है। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है, तो जो है ना इसका डायग्नोसिस भी इतना इजीली नहीं होता है। एंड इसमें बेसिकली गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैर दोनों हाथ वर्क नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी जो है ना पैरालिसिस होकर जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर पर जाता है। तो जब पैरालिसिस होता है तो लोगों को लगता है कि क्या बच्चा गिरा था, क्या कोई मारे थे। एंड पीडियाट्रिक में यूजुअली ये रेयर है। ये 14 ईयर्स का बच्चा है, गब्बूर गांव का। तो दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर आवर हॉस्पिटल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मनोर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही खूबी से इसको हैंडल किया है। डायग्नोसिस अर्ली किया है विद इन 24 आवर्स एंड जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आके जो है ना आज हाथ के मूवमेंट्स भी कर रहा है, जो एडमिशन के टाइम पर ना मूवमेंट्स पैर के थे ना हाथ के थे। एंड इमीडिएटली वेंटिलेटर पे भी गया था पेशेंट। ऑलरेडी ये दूसरे हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट होके आया था, जहाँ के डायग्नोसिस नहीं हुआ था। यहाँ पे आने के बाद में डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स हुआ है एंड उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ है एंड सक्सेसफुली आज पेशेंट जो है ना इस डिसीज़ से बाहर है बोल के हम बोल सकते हैं। एक ऐसे रेयर डिसीज़ गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम, ये अर्ली डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स मनोर हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हुआ है एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। एक सक्सेसफुल जर्नी पेशेंट का जो डे 1 से लेके आज डे ऑफ डिस्चार्ज है, उसकी ये कहानी है। 1 लाख लोगों में एक शख्स को होता है ये गुइलेन-बर्रे डिसीज़। इसका डायग्नोसिस ही वेरी रेयर होता है, क्योंकि ये टेस्ट कर दिया तो पता चल गया, ऐसा नहीं रहता है। ये इसमें मेजर 70 to 80% क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, मतलब कि डॉक्टर को चेक करना होता है। जैसे पहले बताते थे कि नाड़ी पकड़कर देखने से पता चलता है, तो उस तरीके का ये डिसीज़ है कि यू हैव टू डू ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि पेशेंट को जो है ना क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट योर डायग्नोसिस। तो 70% पेशेंट्स में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही जो है पता चलता है। उसके बाद एक CSF एनालिसिस होता है, फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि हाँ ये गुइलेन-बर्रे डिसीज़ है। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है, तो जो है ना इसका डायग्नोसिस भी इतना इजीली नहीं होता है। एंड इसमें बेसिकली गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैर दोनों हाथ वर्क नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी जो है ना पैरालिसिस होकर जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर पर जाता है। तो जब पैरालिसिस होता है तो लोगों को लगता है कि क्या बच्चा गिरा था, क्या कोई मारे थे। एंड पीडियाट्रिक में यूजुअली ये रेयर है। ये 14 ईयर्स का बच्चा है, गब्बूर गांव का। तो दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर आवर हॉस्पिटल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मनोर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही
खूबी से इसको हैंडल किया है, डायग्नोसिस अर्ली किया है विदिन 24 आवर्स। एंड जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आके जो है ना आज हाथ के मूवमेंट्स भी कर रहा है, जो एडमिशन के टाइम पर ना मूवमेंट्स पैर के थे ना हाथ के थे। एंड इमीडिएटली वेंटिलेटर पे भी गया था पेशेंट। ऑलरेडी एक दूसरे हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट होके आया था जहाँ के डायग्नोसिस नहीं हुआ था। यहाँ पे आने के बाद में डायग्नोसिस विदिन 24 आवर्स हुआ है एंड उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ है एंड सक्सेसफुली आज पेशेंट जो है ना इस डिसीज़ से बाहर है बोल के हम बोल सकते हैं। आपको ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब ये आईसीयू में पेशेंट जब आया था तब उनको हाथ पैर में कुछ नहीं चल रहा था, उनका पावर नहीं था। उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था तो फिर हम लोग ने वेंटिलेटर में डाल दिया उनको। वेंटिलेटर में डालने के बाद जो वेंटिलेटर का जो डालने के बाद उनको ऐसा लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और जो कैथेटर वगैरह डालते हैं उनका यूरिन का इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो फिर हम लोग एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया है उसमें, और जो भी इन्फेक्शन वगैरह होने के लिए चांसेस नहीं हुआ उनको। और जब भी पेशेंट कुछ मुंह नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उनको पौष्टिक आहार देना पड़ता है। वो हम लोग ने उनको अच्छे से उनका न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन किया है। और उसके बाद जब हाथ पैर वगैरह मूवमेंट नहीं होता है तो बेड सोर वगैरह होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ये प्रोलॉन्ग जैसा उनका कंडीशन 15 डेज से भी ज़्यादा है तो बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उनको हम लोग ने इतना केयर किया है कि उनको अभी बेड सोर वगैरह भी कुछ नहीं है पेशेंट को। फिजियोथेरेपी डेली कंटिन्यूस करने के बाद उनका हाथ पैर में वगैरह मूवमेंट वगैरह है। अभी अपर लिम तो 5/5 पावर है उनका, और नेक्स्ट जो लोअर लिम का है वो धीरे धीरे से अप टू 2 मंथ्स to 4 मंथ्स तो लगेगा उनको टाइम चलने के लिए, फुल पावर आने के लिए। तो फिर उनका जो न्यूट्रिशन है वो तो हम लोग कंटिन्यूसली उनको ओरली भी दे सकते हैं। अभी 1 वीक के बाद उनको ओरली भी अलाउ कर सकते हैं उनको। अभी ओवरऑल पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव साइड में है उनका। जो ये सब डायग्नोसिस वगैरह डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर जैसा बताया उनको, जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट हुआ है उनका विदिन 24 आवर्स में स्टार्ट किया है तो इनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा फास्टर होता है। लेट हुआ डायग्नोसिस मतलब उनका जो पैथोजेनेसिस मतलब जो नेक्स्ट स्टेज में गए तो प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा है तो फिर ट्रीटमेंट का फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ओवरऑल ये सक्सेस के लिए डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर को मैं थैंक्स बोलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ। सर इसमें ट्रीटमेंट मतलब उनको फिजियोथेरेपी डेली करना पड़ता है और न्यूट्रिशन का केयर करना पड़ता है सर उनका। और जो उनका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो तो कल हम लोग निकालने वाले हैं, उनको डिस्चार्ज भी करेंगे उनको कल। और जो फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनका, और ये लाइफ टाइम में फिर से वापस आने का चांसेस रहता है सर इसमें। वो 2 to 3% में चांसेस है इसमें। नहीं सर वो फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप आते रहना है तो देख के वो डिसाइड करेंगे सर। अब उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है बेसिकली। वो अपने उनके पेरेंट्स को भी जो है ना बताते हैं हाथ फिजियोथेरेपी माने कि हाथ मूवमेंट्स है, पैर मूवमेंट्स हैं, चेस्ट को फिजियोथेरेपी देना है। दिस इज द नेक्स्ट फॉलोअप व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर पे जब पेशेंट रहता है तो जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं दे आर इंटेंसिविस्ट, सो दे ओनली हैंडल दी पेशेंट। तो पेशेंट जो है ना 12 डेज तक पेशेंट वेंटिलेटर पर था, 12 डेज में वेंटिलेटर से बाहर आया तो एनेस्थीसिया पर्सन ओनली हैंडल दी पेशेंट हु इज़ ऑन दी वेंटिलेटर। उनका ब्रेन काम करता है सर, तो फिर उनको जो पेन होता है वो पता चलता है उनको, लेकिन वो हाथ पैर वगैरह हिला नहीं पा रहा है और बात भी नहीं करना पा रहा। लेकिन उनका जो पेन वगैरह है वो पेन किलर देना पड़ता है उनको। और जो भी उनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, जब कोई भी पर्सन को मुंह में ट्यूब है तो उनको दिक्कत होता है सर उसमें, उसके लिए थोड़ा सा उनको सेडेशन का ज़रूरत पड़ता है, जैसा नींद का दवाई थोड़ा सा देना पड़ता है उनको। वो वेंटिलेटर भी है तो उनका वेट के हिसाब से हम लोग जो सांस लेते हैं वो सब हम लोग कैलकुलेट करके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा सर। लाइक अभी जैसे कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को जब खांसी था तो नेक्स्ट उसको गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो सकता है। अगर लूज मोशन था तो उसको नेक्स्ट जो है ना ही कैन लैंड अप इन गुइलेन-बारे सिंड्रोम। एनी फैक्टर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही यू शुड नॉट गो डायरेक्टेड टू द मेडिकल, यू शुड गो टू ए डॉक्टर। एक डॉक्टर के पास जाके उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे जो है ना कंट्रोल में आके नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी डिजीज़ वगैरह आएंगे तो वो उसको रोक सकते हैं। हाँ, जैसा गाड़ी ख़राब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना जब इंसान को जब कुछ तकलीफ़ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। इसमें 5 लोग हैं टोटल। ऑपरेशन तो ये हाफ एन आवर का रहता है। इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट एक्चुअली, वो एक वेंटिलेटर से बाहर लाने का एक तरीका रहता है ट्रेकोस्टोमी। जब लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहता है तो ऐसा ट्रेकोस्टोमी सर्जरी इज़ नॉट फॉर द गुइलेन-बारे सिंड्रोम, इट इज़ जस्ट फॉर द
वीन ऑफ करने के लिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ पे होल बनाते हैं, छोटा सा होल बना के ट्रेकोस्टमी। यही पेशेंट के लिए, कौन से भी पेशेंट जो लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहते हैं प्रोलॉन्ग, उनको ट्रेकोस्टमी किया जाता है। आपको ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब ये आईसीयू में पेशेंट जब आया था तब उनको हाथ पैर में कुछ नहीं चल रहा था, उनका पावर नहीं था। उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो फिर हम लोग ने वेंटिलेटर में डाल दिया उनको। वेंटिलेटर में डालने के बाद वेंटिलेटर का डालने के बाद उनको ऐसा लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जो कैथेटर वगैरह डालते हैं उनका यूरिन का इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो फिर हम लोग एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया है उसने, और जो भी इन्फेक्शन वगैरह होने के लिए चांसेस नहीं हुआ उनको। और जब भी पेशेंट कुछ मुँह नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको पौष्टिक आहार देना पड़ता है। वो हम लोग ने उनको अच्छे से उनका न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन किया है। और उसके बाद जब हाथ पैर वगैरह मूवमेंट नहीं होता है तो बेड सोर वगैरह होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ये प्रोलॉन्ग जैसा उनका कंडीशन 15 डेज से भी ज़्यादा है तो बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उनको हम लोग ने इतना केयर किया है कि उनको अभी बेड सोर वगैरह भी कुछ नहीं है पेशेंट को। फिजियोथेरेपी डेली कंटिन्यूस करने के बाद उनका हाथ पैर में वगैरह मूवमेंट वगैरह है। अभी अपर लिम तो 5/5 पावर है उनका, और नेक्स्ट जो लोअर लिम का है वो धीरे धीरे से अप टू 2 मंथ्स to 4 मंथ्स तो लगेगा उनको टाइम चलने के लिए, फुल पावर आने के लिए। तो फिर उनका जो न्यूट्रिशन है वो तो हम लोग कंटिन्यूसली उनको ओरली भी दे सकते हैं। अभी 1 वीक के बाद उनको ओरली भी अलाउ कर सकते हैं उनको। अभी ओवरऑल पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव साइड में है उनका। जो ये सब डायग्नोसिस वगैरह डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर जैसा बताया उनको, जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट हुआ है उनका विदिन 24 आवर्स में स्टार्ट किया है, तो इनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा फास्टर होता है। लेट हुआ डायग्नोसिस मतलब उनका जो पैथोजेनेसिस मतलब जो नेक्स्ट स्टेज में गए तो प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा है, तो फिर ट्रीटमेंट का फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ओवरऑल ये सक्सेस के लिए डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर को मैं थैंक्स बोलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ। सर इसमें ट्रीटमेंट मतलब उनको फिजियोथेरेपी डेली करना पड़ता है और न्यूट्रिशन का केयर करना पड़ता है सर उनका। और जो उनका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो तो कल हम लोग निकालने वाले हैं, उनको डिस्चार्ज भी करेंगे उनको कल। और जो फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनका, और ये लाइफ टाइम में फिर से वापस आने का चांसेस रहता है सर इसमें। वो 2 to 3% में चांसेस है इसमें। नहीं सर, वो फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप आते रहना है, तो देख के वो डिसाइड करेंगे सर। अब उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है बेसिकली। वो अपने उनके पेरेंट्स को भी जो है ना बताते हैं। फिजियोथेरेपी माने कि हाथ मूवमेंट्स है, पैर मूवमेंट्स हैं, चेस्ट को फिजियोथेरेपी देना है। दिस इज द नेक्स्ट फॉलोअप व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर पर जब पेशेंट रहता है तो जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं दे आर इंटेंसिविस्ट, सो दे ओनली हैंडल दी पेशेंट। तो पेशेंट जो है ना 12 डेज तक पेशेंट वेंटिलेटर पर था, 12 डेज में वेंटिलेटर से बाहर आया तो एनेस्थीसिया पर्सन ओनली हैंडल दी पेशेंट हु इज़ ऑन दी वेंटिलेटर। उनका ब्रेन काम करता है सर, तो फिर उनको जो पेन होता है वो पता चलता है उनको, लेकिन वो हाथ पैर वगैरह हिला नहीं पा रहा है और बात भी नहीं करना पा रहा। लेकिन उनका जो पेन वगैरह है वो पेन किलर देना पड़ता है उनको। और जो भी उनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, जब कोई भी पर्सन को मुंह में ट्यूब है तो उनको दिक्कत होता है सर उसमें, उसके लिए थोड़ा सा उनको सेडेशन का ज़रूरत पड़ता है, जैसा नींद का दवाई थोड़ा सा देना पड़ता है उनको। वो वेंटिलेटर भी है तो उनका वेट के हिसाब से हम लोग जो सांस लेते हैं वो सब हम लोग कैलकुलेट करके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा सर। लाइक अभी जैसे कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को जब खांसी था तो नेक्स्ट उसको गुइलेन-बॉरे सिंड्रोम हो सकता है। अगर लूज मोशन था तो उसको नेक्स्ट जो है ना ही कैन लैंड अप इन गुइलेन-बॉरे सिंड्रोम। एनी फैक्टर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही यू शुड नॉट गो डायरेक्टेड टू द मेडिकल, यू शुड गो टू ए डॉक्टर। एक डॉक्टर के पास जाके उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे जो है ना कंट्रोल में आके नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी डिजीज़ वगैरह आएंगे तो वो उसको रोक सकते हैं। हाँ, जैसा गाड़ी ख़राब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना जब इंसान को जब कुछ तकलीफ़ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। इसमें 5 लोग हैं टोटल। ऑपरेशन तो ये हाफ एन आवर का रहता है। इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट एक्चुअली, वो एक वेंटिलेटर से बाहर लाने का एक तरीका रहता है ट्रेकोस्टोमी। जब लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहता है तो ऐसा ट्रेकोस्टोमी सर्जरी इज़ नॉट फॉर द गुइलेन-बॉरे सिंड्रोम, इट इज़ जस्ट फॉर द वीन ऑफ करने के लिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ पे होल बनाते हैं, छोटा सा होल बना के ट्रेकोस्टोमी। यही पेशेंट के लिए, कौन से भी पेशेंट जो लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहते हैं प्रोलॉन्ग, उनको ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है? बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जो वाइट ब्लड सेल और जो एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो खुद ही के न्यूरॉन्स को मतलब नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं।
क्यों करते हैं? ये जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, वो बैक्टीरिया हो या वायरस से, जो है नर्व्स के अराउंड पर जो कुछ सेक्रीट करते हैं, उसको ये समझते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है, इसको डिस्ट्रॉय करो। लेकिन क्या होता है, बॉडी के ही खुद के नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ये नीचे से शुरू होते आता है और ऊपर की तरफ जाता है। जो हमारे पास पेशेंट था समर, 14 साल का जो लड़का था, जब हमारे पास प्रेजेंट किया बच्चा, पैरों में कोई ताकत नहीं थी, हाथों में बहुत कम ताकत थी, बात तक करने नहीं आ रहा था, निगलने नहीं आ रहा था, गर्दन उठाने के लिए भी तकलीफ़ होना बढ़ रही थी, सांस के तकलीफ़ के साथ साथ। तो हम जब उनको वेंटिलेटर पर लिए थे, ऐसे बीमारी में क्या होता है, टाइम और थोड़ा डिले हो जाए तो फिर सांस लेने नहीं आकर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अच्छा हुआ कि इस टाइम विंडो में आए हमारे पास, हम वेंटिलेटर पर डाले। लेकिन हमको मालूम था कि ये ट्रीटमेंट 1-2 दिन का नहीं, ये लंबा है। समझ लीजिए 6 महीने तक भी पेशेंट को रिकवरी या उससे ज़्यादा भी लग सकता है उसकी ताकत वापस आने के लिए। डिस्पाइट ऑल द ट्रीटमेंट, डिस्पाइट ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, द कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी लॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या था, पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर लाएं। एक बार पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ जाए तो हम उसको फिर वार्ड से फिर घर को या रिहैब सेंटर फिजियोथेरेपी के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या है, पेशेंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जब पेशेंट के पास कुछ भी पावर नहीं था, उंगली हिलाने की ताकत, डिस्पाइट द मेडिकेशन। 5 डेज़ 1 वीक के बाद ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तो अब हमें लगा जब 1 वीक तक हम मुंह में पाइप रखकर वेंटिलेटर पर रखते हैं, उससे ज़्यादा रखने से क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जो विंड पाइप है वहाँ पर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी हम ज़्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पर पेशेंट रख सकते हैं। उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि और कितना टाइम जाएगा, तो हमने ट्रेकियोस्टोमी की, न्यूरोसर्जन ने यहाँ पर सर्जरी करके छोटा सा ट्यूब, वही ट्यूब छोटा सा यहाँ पर रहता है, उससे फिर वेंटिलेटर पर रखें। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसा जैसा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कम हो गया, वेंटिलेटर पावर हमने कम किया, तो पेशेंट सांस लेने की जैसे उसका कुव्वत बढ़ती गई, हम उसको वेंटिलेटर से बाहर ले गए। अभी हमने उसको मेटालिक ट्यूब डालकर बंद कर दिया। पेशेंट बात कर सक रहा है, हाथ हिला सक रहा है, पैरों की अभी ताकत अभी कम है, हाथों में भी अभी और एक 30-40% इम्प्रूवमेंट आना बाकी है, इसको और टाइम लगेगा। लेकिन गुड थिंग इज़ पेशेंट इज़ आउट ऑफ द ICU, पेशेंट इज़ आउट ऑफ द वेंटिलेटर, पेशेंट कैन टॉक, patient and patient attenders know what the disease is, how much duration it will take, so the mental burden what they have, that they have some relief to some extent.